क्वेश्चन नंबर 53 कहा क्या जा रहा है MMR कम करने, ठीक है, हाँ, कहा गया MMR कम करने के लिए संस्थागत प्रसव क्यों बढ़ावा दिया जाता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मातृ मृत्यु दर कम रहे, ठीक है, ओके, मातृ मृत्यु दर कम रहे तो उसके लिए हम क्या करें, हम संस्थागत मतलब हम हॉस्पिटल में जा करके, ठीक है, इंस्टीट्यूट में जा करके डिलीवरी करवाते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों इस बात पे जोर दिया जाता है। पहला, कुशल देखभाल और आपातकालीन प्रबंधन सुनिश्चित करता है। सेकंड आपके पास है घरेलू उपचार बढ़ावा देना। तीसरा है चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी करता है। और लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट आपके पास है स्वच्छ उपकरणों का प्रयोग करना। आप आंसर क्या कर देंगे कि हमारा MMR को कम करने के का जो उद्देश्य है और प्रबंधन हम लोग कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, कुशल देखभाल और आपातकालीन प्रबंधन सुनिश्चित करना। 53 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप MMR कम करता है। पहला, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, प्रोटीन से बचना, अधिक चीनी वाला आहार या अधिक कैफीन। कैफीन का मतलब चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है तो अधिक कैफीन लेना। आप क्या बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप MMR कम कर सकता है। तो आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। अच्छा, हमें पता है ना VIF है ना, ओके, VIF S है ना, वाइप्स पता है। और हमसे नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमसे क्या किया गया था, नेट में क्वेश्चन भी किया गया था, है ना, ओके। तो अब आप आंसर क्या करेंगे जी, हाँ, आप आंसर कैसे करेंगे कि ये जो आपका वाइप्स है यानी कि वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, ये किन के लिए था। तो स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं या जो नॉन स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए ये योजना थी, ऑल्सो बॉयज़, ठीक है, ओके, उनके लिए भी था। इसमें किया क्या जाता है, सप्ताह में एक दिन उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट सप्लीमेंट के तौर पर दी जा रही थी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कार्य सरलीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पहला है कार्यभार बढ़ाना, समय और ऊर्जा की बचत। तीसरा है चरण बढ़ाना और फिर है अधिक कार्यकर्ता जोड़ना, ऐड मोर वर्कर्स। आप क्या बताएंगे, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य ये होता है कि हम कम समय और कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को संपादित कर लें और जो हमारा गुणवत्ता है वो भी खराब ना हो। आंसर क्या हो जाएगा, सेव टाइम एंड एनर्जी। 55 का आंसर हो गया आपका बी। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समय और ऊर्जा की बचत करना। 55 का आंसर हो गया बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है आपसे IMR और MMR को कम करना, ठीक है, IMR और MMR कम करने के लिए माताओं को शिक्षित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों हम जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करें, और शिक्षित करने के पीछे का उद्देश्य IMR और MMR को कम करना है। पहला, स्वास्थ्य व्यवहार और देखभाल लेने की प्रवृत्ति सुधारता है। फिर अस्पताल जाने में कमी करता है। पारंपरिक असुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देता है। जल्दी शादी को प्रमोट करता है। आंसर क्या करेंगे कि अगर माताओं को शिक्षित कर दिया गया तो उनका क्या हो जाएगा, जो हेल्थ प्रैक्टिस है और केयर सेकिंग बिहेव है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रमोट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। 56 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है निम्न में से कौन कार्य सरलीकरण की एक विधि है। आपको बताना है कि ये सारे जो मेथड हैं इनमें से कार्य सरलीकरण की विधि कौन सी है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ मेथड ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। आपके पास ऑप्शन में क्या है, तो पहला है टाइम मोशन स्टडी, दूसरा है बजट, तीसरा है विपणन यानी मार्केटिंग, और फिर है आपका काउंसलिंग यानी कि परामर्श। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि कौन सी कार्य सरलीकरण की विधि है, तो ये सब नहीं है, क्या है, समय गति अध्ययन, टाइम मोशन स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया। बाकी हमें याद है ना कि हम लोग कार्य सरलीकरण के दो टेक्निक जानते हैं, एक पर जानते हैं फॉर्मल और दूसरा पेन पेंसिल। दोनों की चार चार हैं। फॉर्मल यानी औपचारिक यानी कि प्रयोगशाला की बात करें तो उसमें आपका माइक्रो मोशन, मैमो मोशन है ना, इसके अलावा आपका स्टॉप वॉच और क्रोनोसाइक्लोग्राफ आता है। जबकि अगर हम पेन पेंसिल अर्थात घरेलू विधि अर्थात अनौपचारिक की बात करें तो उसमें हमारा कौन सा आता है, हमारा ऑपरेशन चार्ट आता है, प्रोसेस चार्ट आता है, मल्टीमैन आता है और श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा दिया गया पिन और धागे के प्रयोग से किया जाने वाला पाथवे चार्ट आता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने कल ही क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया निम्न में से कौन सी विशेषता उद्देश्यों की प्राप्ति से नहीं जुड़ी है। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हुई नहीं है। पहला योजना बनाना, दूसरा सही क्रियान्वयन, तीसरा संसाधनों का कुशल प्रयोग और फिर है निरीक्षण अकार्यक्रमात्मक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि उद्देश्य के को प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं करेगा। तो योजना बनाना बिल्कुल पहला चरण ही यही है, उसका क्रियान्वयन करना ठीक है, संसाधनों का कुशल प्रयोग ये भी जरूरी है, लेकिन ये जो लिखा है ना निरीक्षण अकार्यक्रमात्मक नहीं। अगर हम सच में किसी गोल को लेकर के कंसर्न हैं तो हमें कार्यक्रमात्मक मतलब प्रोग्राम्ड तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, चेकिंग इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करना पड़ता है। ठीक है, आपका क्या पूछा गया, कौन सी उद्देश्य की प्राप्ति से नहीं जुड़ी है, आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 मुंडल के कार्य वर्गीकरण में कितनी श्रेणियां हैं। द मुंडल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इंक्लूड हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, आप ये बताएं, आपके पास 2 है, 6 है, 4 है, 5 है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मुंडल है ना, ओके, इन्होंने दिया क्या है। पहली बात तो इनका पूरा नाम बता दीजिए, दूसरा आप ये बता दीजिएगा कि इन्होंने कब दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया कहाँ, दिया क्या था। ठीक है, फिर जो इन्होंने दिया उसको संक्षिप्त करके किसने बताया। ठीक है, उसको संक्षिप्त किसने किया, फिर कितना संक्षिप्त कर दिया, और उसमें जो क्रमवार अगर अरेंज करें तो वो कैसे अरेंज किया जा सकता है। ठीक, और आप ये भी बताइएगा कि ये जो मुंडल सर हैं इनका कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है, या कार्य सरलीकरण की दुनिया में इनकी क्या भूमिका है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि जो मुंडल हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मार्विन मुंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मार्विन मुंडल है। इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। ठीक है, ओके, क्या दिया है, क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। क्लासेस ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है, परिवर्तन का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिवर्तन का वर्ग कहा जाता है। कब दिया है, 1940 में दिया है। कहाँ दिया है, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया है। क्या दिया है, तो यही परिवर्तन का वर्ग यानी कि क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। ठीक है, इसको संक्षिप्त किसने किया है, तो इसको संक्षिप्त किया है ग्रास और कैंडल ने। ग्रास और कैंडल ने संक्षिप्त करके कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। जबकि इन्होंने कितना दिया था, इन्होंने कितना दिया था, तो इन्होंने टोटल 5 दिए थे। ठीक है, ग्रास और कैंडल ने उसे संक्षिप्त करके 3 कर दिया है। ठीक है, और वो अगर क्रमवार हम अरेंज करें तो कौन कौन सा है, तो पहला जो है वो क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या है, हाथ एवं, ठीक है, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा है आपका संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, और तीसरा आपके पास क्या है, उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, ये 3 हो गए किसके, ग्रास और कैंडल के। बाकी आपको नेट का एक क्वेश्चन याद है ना, उच्चतम स्तर कौन सा है, तो पहला वाला हाथ और शरीर, मध्य वाला क्या है, तो संग्रहीकरण, और न्यूनतम स्तर जो तीसरा वाला है यानी कि उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, ओके,
इतनी मेरी बात क्लियर होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मुंडल के कार्य वर्गीकरण में कितनी श्रेणियां हैं? द मुंडल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इंक्लूड हाउ मेनी कैटेगरीज? आप आंसर क्या करेंगे? इट्स डी 5 कैटेगरीज। ठीक है, किसने दिया? मार्विन मुंडल ने दिया था। और ये इन्होंने कब दिया था? 1940 में दिया था। कहाँ दिया था? तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया था। दिया क्या था? क्लासेस ऑफ चेंज दिया था, परिवर्तन का वर्ग दिया था। इसमें बताया क्या था कि हम अपने काम में कैसे कैसे चेंज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको संक्षिप्त किसने किया? ग्रास कैंडल ने। कितना कर दिया? 3 कर दिया था। पहला हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, और तीसरा उत्पाद में परिवर्तन था। ठीक है, हाँ, फिर हमने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि कार्य सरलीकरण का संबंध मार्विन मुंडल से है तो कैसे है? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि ये जो कार्य सरलीकरण का कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले मार्विन मुंडल के ही दिमाग में आया था। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। कार्य सरलीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वह सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो वह मार्विन मुंडल के ही दिमाग में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलना, दौड़ना, कूदना उदाहरण है। आपको बताना है हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? क्या ये टॉर्सल है या मेंटल है, पैडल है, विजुअल है? हमें पता है जब हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऊर्जा प्रबंधन की बात करते हैं, तो ऊर्जा प्रबंधन हमें क्यों करें भाई? हम घर में काम कर रहे हैं या हम बाहर भी काम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा मैनेज तो करना पड़ता है ना, एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो एनर्जी को मैनेज करने से पहले हम ये देखें कि हम उस एनर्जी को कैसे लगाते हैं। तो हम अपने कोई भी कार्य है, ठीक है, उस कार्यों को संपन्न करने के लिए ना हम कुछ क्या करते हैं? हम कुछ एफर्ट करते हैं। जैसे आपका एग्जाम है तो आप एफर्ट करती हैं ना, पढ़ती हैं, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, और ये जो एफर्ट है, प्रयास है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है मेंटल, जिसको मानसिक प्रयास कहा जाता है। दूसरा होता है फिजिकल, जिसको शारीरिक प्रयास कहा जाता है। तीसरा होता है विजुअल, जिसको चक्षु प्रयास कहा जाता है। चौथा होता है पैडल, जिसको पद प्रयास कहा जाता है। और पांचवा आपके पास होता है टॉर्सल, यानी कि मोड़न प्रयास। ठीक है, तो आपका मेंटल, फिजिकल, विजुअल, पैडल और टॉर्सल, ये 5 प्रकार के एफर्ट होते हैं जो कि हम किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कार्य हैं? तो मेंटल, जिसमें हमारी बुद्धि लगे, सोचना, तुलना करना, तर्क करना, योजना बनाना, निरीक्षण करना, समायोजन करना, मूल्यांकन करना, है ना, या आप किसी भी चीज का पूर्वावलोकन करना, स्मरण करना, ये सब के सब क्या है? मेंटल वर्ग है, बुद्धि हो चाहिए। शारीरिक, किसी भी सामान को फैलाना, किसी भी चीज को समेटना, उठाना, जितने घरेलू काम है सब फिजिकल है। चक्षु, विजुअल, देखना, किसी भी चीज को ढूंढना, है ना, प्रकाश और लाइट का समायोजन करना, ये सब क्या है? चक्षु प्रयास है। पद प्रयास, चलना, दौड़ना, कूदना, टहलना, ये पद प्रयास है, जिसको पैडल कहा जाता है। मोड़न, जिसको टॉर्सल कहते हैं, जब भी झुकने की बात होगी, है ना, तो झुकने के लिए क्या होता है? आपका टॉर्सल होता है। अब कहा गया चलना, दौड़ना, कूदना किसके उदाहरण है? टॉर्सल का मतलब होता है झुकना, मेंटल का मतलब होता है सोचना, याद करना, योजना बनाना, ये सब। विजुअल का मतलब खोजना, निरीक्षण करना, ये सब है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात पैडल एफर्ट उसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। टेक्सटाइल में जीएसएम का क्या मतलब होता है? आपको बताना है जीएसएम का मतलब क्या होता है टेक्सटाइल में। जी, है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन में आपके पास जो पहला है वो है प्रति ग्राम वर्ग मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, फिर है ग्राम पर स्क्वायर मील, फिर है ग्राम पर स्टैंडर्ड मीटर, ग्राम पर सेकंड मीटर। आपको आंसर करना है। आप आंसर कैसे करेंगे कि अगर हम बात करते हैं जीएसएम की तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राम पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। जीएसएम टेक्सटाइल का में मतलब जीएसएम का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ए हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में, बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है? बताइए, बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है? विच पैरामीटर इंडिकेट क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन? पहला है वास्टिंग, दूसरा है आपका स्टंटिंग, तीसरा है ओबेसिटी और फिर आपका है ओवरवेट। आपको बताना है, ठीक है, कि
कौन सा है कुपोषण का जो संकेत जो कि दीर्घकालीन कुपोषण के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। हाँ, सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए। आपके पास स्टंटिंग है, वास्टिंग है और ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओके, चलिए, पूछा गया था बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है। आपके पास है वास्टिंग, दूसरा है स्टंटिंग, ओबेसिटी और ओवरवेट। हम ये दोनों पहले से जानते हैं, है ना, हम ये दोनों पहले से जानते हैं। क्या ये जानते हैं कि अधिक वजन मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका जो आदर्श वजन होना चाहिए अगर उससे 20% ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति क्या हो गया है, ओवरवेट हो गया है। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसका जो आदर्श वजन होना चाहिए, ठीक है, और उस वजन से अगर 30% ज़्यादा हो गया है, कितना, 30% ज़्यादा हो गया है, तब हम कहेंगे कि उसे क्या हो गया है, ओबेसिटी हो गया। यानी जो आपका स्टैंडर्ड वेट है उससे 20% ज़्यादा तो ओवरवेट, 30% ज़्यादा तो ओबेसिटी है। लेकिन अभी भी हमारे पास दो वर्ड बचे हुए हैं, एक वास्टिंग है, दूसरा स्टंटिंग है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों ही माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, माल न्यूट्रिशन कई सारे फॉर्म में आता है, ठीक। अब देखिए, जिसमें सबसे पहले स्टंटिंग है। अब ये क्या होता है, तो पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, मतलब ये एक तरीके से बौनापन है। एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। होना इतना लंबा चाहिए लेकिन बच्चा इतना ही है। देखिए, इसी को क्या कहता है, स्टंटिंग कहता है। पीपल आर टू शॉर्ट मतलब छोटे हैं, फॉर देयर एज मतलब उम्र के हिसाब से जो लंबाई है वो क्या है, कम है। इसको क्या कहता है, स्टंटिंग कहा जाता है। जबकि जो आपका वास्टिंग है वो क्या होता है कि पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, मतलब ये वो लोग हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंग बहुत पतले हैं, ठीक है। ये तो छोटे थे ना, इन ये एक तरीके से बौनापन है। ये क्या है, इनकी लंबाई के अनुसार, ठीक है, लंबाई के अनुसार ये बहुत पतले होंगे। दोनों में अंतर समझिए, लंबाई के अनुसार पतला होना वास्टिंग है और आयु के अनुसार, ठीक है, आयु के अनुसार, है ना, आयु के अनुसार लंबाई कम होना ये क्या है, स्टंटिंग है। यहाँ पर एज की बात की जा रही है और यहाँ पर हाइट की बात की जा रही है। आयु के अनुसार लंबाई कम है तो उसे हम कहेंगे स्टंटिंग, ठीक है। और व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से अगर वो उसकी मतलब मोटाई कम है तो उसको क्या कहा जाता है, वास्टिंग कहा जाता है। ये दोनों ध्यान से देख लीजिए। आपका स्टंटिंग एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना, जबकि वास्टिंग का मतलब क्या होता है, लंबाई के आधार पर व्यक्ति का पतला होना, ठीक है। और ओवरवेट आपको पता ही है ना, जो आदर्श वजन से कितना परसेंट ज़्यादा कर ले रहा है, 30% ज़्यादा कर ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ओबेसिटी वाला कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए एक पॉइंट और, माल न्यूट्रिशनल अवेयरनेस वीक कब चलाया जाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, तो कुपोषण जागरूकता सप्ताह कब होता है। आप आंसर क्या करेंगे कि जो कुपोषण जागरूकता सप्ताह है, माल न्यूट्रिशन अवेयरनेस वीक है, वो अक्टूबर 4 से लेकर के अक्टूबर 10 यानी कि 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये जो है चलता है, क्या, कुपोषण जागरूकता सप्ताह चलता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमारा हम वास्टिंग भी जानते हैं, स्टंटिंग भी जानते हैं, ओबेसिटी भी जानते हैं और हम ओवरवेट भी जानते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है,
कौन सा शब्द यान की मोटाई को दर्शाता है? विच टर्म डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ यान? आपके पास डेनियर है, आपके पास ट्विस्ट है, काउंट है और प्लाई है। आपको बताना है कि धागे की मोटाई, ठीक है, ओके जी हाँ, धागे की मोटाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? डेनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64। कहा जा रहा है बुनाई में वेफ्ट क्या है? व्हाट इज वेफ्ट इन वीविंग? वेफ्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, जो लंबा धागा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वार्प कहा जाता है। जबकि जो ऐसे चौड़ाई में, जिसको भराई का धागा कहते हैं, ये है ना, जो क्रॉस वाइज होता है, इसको वेफ्ट कहते हैं। लिखा क्या है? लंबाई में यान, तो लंबाई में यान क्या कहलाएगा? ये आपका वार्प कहलाता है। चौड़ाई में डाला गया यान, हाँ आप आंसर करेंगे कि ये जो क्रॉस वाइज यान पड़ा है ना, जिसको भराई का धागा भी कहते हैं, वही क्या है? वेफ्ट कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो गया?